नमस्कार, कोजागरी संवाद में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव को लेकर रोज सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आज हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से लेकर देश दुनिया की तमाम खबरों पर गहरी नजर रखते हैं। व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोजागरी के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, आपको भी प्रणाम रुपेश जी। जी सर, तो बिहार में क्या चल रहा है और ये चुनाव पिछले तमाम चुनाव से किस तरह से अलग है, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि प्रस्थान बिंदु बने हमारी बातचीत का। देखिए, बात अगर बिहार चुनाव या किसी भी चुनाव की करें तो एक रास्ता जाता है जो बहुत गंभीरता की ओर जाता है। बिहार चुनाव में अभी तक कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मसला नहीं है, केवल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, जंगल राज बनाम नीतीश राज, जंगल राज के 15 साल और नीतीश कुमार के 20 साल, इन पर बात हो रही है। प्रशांत किशोर एक नए खिलाड़ी आ रहे हैं, लेकिन अगर वैसे कहें तो बिहार में कोई जमीनी मुद्दा नहीं है, कोई असल मुद्दा नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है। बिहार में 50% नागरिक अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। बिहार की एक बड़ी आबादी 4 करोड़ बिहारी बाहर रह रहे हैं, उनका पलायन हो चुका है। इन सब से किसी को अभी तक ये न तो किसी राजनीतिक पार्टी के संज्ञान में है, न कि कोई समाज के अंदर इसको लेकर मैं बहुत कुलबुलाहट या बौखलाहट देखता हूं, लेकिन वो एक गंभीर इशू है। फिलहाल आपने कहा कि कहां से क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो चल ये रहा है कि तेजस्वी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट तक हो, इस पर जो इंडी गठबंधन के नेता हैं और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, वह सदन में झूठ बोल चुके हैं। वह लगातार अनर्गल बयानबाजी करते हैं। वह इसी के अधिकारियों को धमका रहे हैं कि आपने वोट चोरी की है और अगर आप रिटायर भी हो गए तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे। ये सीधे साधे धमकाना है जनसेवकों को। बावजूद और उन्हीं के छोटे भाई हैं यहाँ, और अब मैं वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन घोषित अपराधी हैं उनके पिता, और उनको चारा चोर अगर लोग कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। तो उनके नवी फेल बेटे जो हैं श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कल एक बड़ा नाटक किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा बताया कि मेरा नाम कट गया है। इलेक्शन कमीशन ने आधे घंटे के अंदर उनके एपिक कार्ड के साथ साथ कहा कि उनका नाम नहीं कटा है, लेकिन नाम काटा गया था। इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी बात नहीं बताई है। 2 जगहों पर तेजस्वी यादव का नाम था, उसमें से एक जगह से काटा गया। 2 जगहों पर क्यों नाम था, कैसे नाम था, ये सारे लोग जानते हैं, क्योंकि जब वो चुनाव लड़ने वाले थे तो आज की डेट में तेज प्रताप उनसे छोटे हैं और वो तेज प्रताप से बड़े हैं, जबकि असलियत में तेज प्रताप उनके बड़े भाई हैं। और ये सारा घपला हुआ था क्या, ताकि इन लोगों को 25 की न्यूनतम आयु पूरी करवाई जा सके। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी जो भाजपा में है सम्राट चौधरी, उनकी सदस्यता तक जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में आजम खान बहुत ताकतवर नेता थे, अभी भी शायद होंगे या हैं। उनके समर्थक तो अभी भी बहुत मजबूती से उनका साथ देते हैं। उनके बेटे की भी सदस्यता गई है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन बिहार की राजनीति जिस तरह की है उसमें तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, ये भाजपा को सोचना चाहिए, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल बिहार में जो 3 बड़े मुद्दे दिख रहे हैं, वो मुद्दा है जंगल राज बनाम नीतीश के 20 साल। और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों कह रहे हैं कि नहीं, हमने अच्छा किया। उनका कहना है कि कब तक जंगल राज की लेगेसी को आप भुनाते रहेंगे। दूसरा मुद्दा अभी एक तथाकथित तौर पर रोजगार का है, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि हमने लाखों रोजगार दिए हैं। शिक्षक भर्ती हुई है, हालांकि उसमें जो घालमेल हुआ है, कई सारी अनियमितताएं हुई हैं किसी, और अभी ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर इस सरकार ने पूरी तरह से वो अजीब सा एक खेल कर दिया है, एक चक्रव्यूह सा बना दिया है जिसमें सारे शिक्षक परेशान हैं। और तीसरा मुद्दा जो अभी बनाया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, वो प्रशांत किशोर की एंट्री है। हालांकि इससे पहले पुष्पम प्रिया चौधरी की भी एंट्री हो चुकी थी और वो बहुत बुरी तरह से उन्होंने मुंह की खाई थी। प्रशांत किशोर लेकिन 2 वर्षों से लगातार बिहार में घूम रहे हैं
और भले ही उनका राजनीति का जो तरीका है वो बड़ा ही ऑकवर्ड किस्म का है। ऑकवर्ड मैं क्यों कह रहा हूं उस पर आगे व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन एक लाइन में ये है कि जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, मतलब अगर किसी के पास भी पैसा हो टेंट सिटी लगाने का या 2 साल तक यात्रा करने का, तो कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है बिना किसी जन समर्थन के। ये उन्होंने सिद्ध किया है कि अगर आपके पास पार्टी है, पॉलिटिक्स है, तो आप जन नेता। जनता के बीच से वो नहीं आए हैं, वो पैराशूट लैंडर हैं, उन्होंने पैराशूट से लैंड किया है बिहार में। लेकिन वो जिस तरह से लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, इस बार वो जरूर हराने की स्थिति में आएंगे। वैसे भी कहा जाता है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा आएंगे। अगर ये सवाल हो कि प्रशांत किशोर किसका नुकसान कर रहे हैं, बहुत मजे की बात मैं कहूंगा, और इस पर आपके जितने दर्शक श्रोता हैं वो शायद चौंकेंगे भी। प्रशांत किशोर विशुद्ध तौर पर राजद का नुकसान करेंगे। अच्छा। जबकि आम धारणा ये है कि प्रशांत किशोर भाजपा का नुकसान करेंगे जी, क्योंकि वो पांडे हैं। बिहार में, वैसे तो पूरे देश में, लेकिन बिहार में खास तौर से जाति के बिना तो आपकी दाल ही नहीं गलेगी। तो वो पांडे हैं, तो ब्राह्मणों का समर्थन, तो फिर कुल मिला जुला के सवर्णों का समर्थन, इस सब तरह की जो चीरफाड़, गंदी चीरफाड़ लोग करते हैं, उसके मुताबिक प्रशांत किशोर। लेकिन ये अवधारणा मात्र है। अव्वल तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि प्रशांत किशोर हर एक जगह दूसरे नंबर पर आ जाने हैं। वो बहुत जगहों पर 5वें 6ठे नंबर पर रहेंगे, बहुत जगहों पर वो हो सकता है तीसरे चौथे पर रहें, कुछ जगहों पर वो दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो बड़ा उलटफेर कर देंगे, ये गलत है, वो नहीं करेंगे। और जहां जो मैंने राजद वाली बात कही, वो इसलिए कि आप एक बार जरा उनके साथ जो लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी लिस्ट को देख लीजिए। प्रशांत किशोर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल प्रकरण से पूरा सबक सीखा है। वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, किसी को बनाया उन्होंने। लेकिन आपसे मैं पूछता हूं, आपको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पता है? मेरे दिमाग से उतर गया है, और सचमुच उतर गया है, क्योंकि वो इतने इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं, इतने महत्वहीन हैं कि उनका नाम, अब आप बिल्कुल प्रशांत किशोर ये कह सकते हैं कि भाई अब हमारा जलवा है, उनका नाम लोग नहीं छापते तो हम क्या करें। लेकिन सच्चाई जो होती है भाई, वो सबको पता है। आप देखिए कि अभी आप कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त, आज 2-3 दिन हो गए। मई तक उनकी पार्टी में जितने लोग आए हैं वो अधिकांशतः राजद के डिसग्रंटल्ड, राजद से रूठे हुए। एक आध तो बाहुबली आए हैं, मुसलमानों को लुभाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अब बिहार में मुसलमान एक बड़ी ताकत हैं, और मुसलमान पूरे देश में एक बड़ी ताकत इसलिए होते हैं क्योंकि वो ब्लॉक वोटिंग करते हैं। और उनकी ये आदत 47 से आज तक बनी हुई है, और उसको तोड़ने की बहुत कोशिशें हुई। और इसीलिए सब लोग सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता, जो एक बीमारी है, बीमार अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता वाली, उस बीमारी को सब लोग जपते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या जो भी हो। लेकिन अगर मुसलमान टूटेगा तो वो ओवैसी को क्यों नहीं देगा वोट, प्रशांत किशोर को क्यों देगा? और अगर वो प्रशांत किशोर को देगा तो किसका नुकसान करेगा? बीजेपी का तो नहीं करेगा ना। बीजेपी को तो एक वोट नहीं मिलता है मुसलमानों से। बीजेपी वाले इस बात को जानते हैं जी कि बीजेपी को वो सवर्ण वोटर या वो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो क्यों नहीं वोट करेगा प्रशांत किशोर को? क्यों करेगा? आप ये बताइए ना कि क्यों करेगा, उसको दिक्कत क्या है? भाई भाजपा सवर्णों की, आप कहते हैं कि वो सवर्ण कुछ भी कर लें, वो मिला जुला कर भाजपा में ही जाएंगे। ये तो बड़ी हताशा वाली बात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि दिक्कत क्या है? बिहार में ये तय है कि ओबीसी पॉलिटिक्स होगी, ये भाजपा जानती है इस बात को।
और यूपी में भी यह तय था। यूपी में 7 साल पहले तो वैसा एक हिंदुत्व का उभार हुआ, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता है, तो इसलिए वहां और उनकी जात खो दी गई, जबकि आप जानते हैं कि सन्यासी की जाति नहीं होती है। और क्या पता राजनीति में कभी कभार जो कहा जाए वही किया भी जाए। तो सन्यासी थे, हिंदू युवा वाहिनी थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ बन गए। वरना बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से ज्यादा समय से, आप 1990 से देख लीजिए, क्या सामाजिक न्याय फिर से वही सो कॉल्ड, क्योंकि वो सामाजिक न्याय का जिन्होंने दावा किया वो सब अन्यायी हैं, सब ने केवल झूठ ही बोला है। तो मैं हर एक के साथ तथाकथित जरूर लगाता हूं। तो ये तथाकथित सामाजिक न्याय का जो राज चल रहा है उससे तो डेविएशन होना नहीं था ना। और देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मैं ओबीसी हूं, 5 बार बोल चुका है भाई। हमने ऐसा महान देश बनाया है। इस देश का उपराष्ट्रपति जाके बोल देता है कि मैं मुसलमान हूं जी, मुझे बचाओ। कमाल देश बनाया है ना हमने। लेकिन वो सब गंभीर बातें हो जाएंगी। राजनीतिक बात ये है सर कि भाजपा से सवर्णों को दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जाएंगे वो जानते हैं कि 243 सीटों में 200 पर तो कम से कम जमानत जब्त होगी या 150 पर ये जमानत जब्त होगी। राजद के वोटरों को नहीं पता है कि प्रशांत किशोर को वोट देने का कोई मतलब नहीं है और ये वोट भाई राजद के वोटर तो सत्ता में नहीं है ना सर। राजद के वोटर तो देख रहे हैं ना विकल्प। तेजस्वी लालू प्रसाद, आपने कहा कि मुसलमान एक टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, क्या मुसलमानों को नहीं पता? तोड़ते हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं कर सकते हैं। मुसलमान इस बार भी हो सकता है टैक्टिकल वोटिंग ही करें। भाई मुसलमानों में पसमानदा को तोड़ने की कोशिश तो बीजेपी लगातार कर रही है ना। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास। अभी वक्फ कानून में पसमानदा को आगे किया गया, पसमानदा का साथ, लेकिन मिल तो नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुसलमान ब्लॉक वोटिंग करता है भाई। उसका एकमात्र लक्ष्य नेगेटिव वोटिंग करता है मुसलमान। यादव नहीं करता है। यादव रास्ते की तलाश में है। और सबसे बड़ी बात, यादव क्यों टूट सकता है? क्योंकि तेजस्वी लालू प्रसाद नहीं है। तेजस्वी का अहंकार अभी भी तेजस्वी की, भाई इन लोगों को हो क्या गया है मैं तो समझ नहीं पाता हूं। ये चाहे राहुल विंची हो या तेजस्वी हो, ये लोग ऐसे बर्ताव करते हैं। आपने उनकी देह भाषा देखी है कभी? तेजस्वी राहुल गांधी की देखिए, लाल लाल आंखें, सुर्ख आंखें, चेहरे पर तनाव, तनी हुई भ्रिकुटी, बाहों की मछलियां दिखाते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए। यार तुम क्या क्या कर रहे हो भाई? तुम नेता हो, 57 साल के नेता प्रतिपक्ष हो। तुम कोई सड़क पर चलते लौंडे नहीं हो यार कि तुम किसी दिन बुलेट पर आ जाओ शर्ट खोल के। आ सकते हो। उसी तरह तेजस्वी की देह भाषा देखिए आप, एरोगेंस झलकता है। और लालू जी, एक सवाल मेरे मन में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, तेज प्रताप में कनेक्ट है, वो सामान्य कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं ऐसा लगता है। और मैं तो दूर बैठा हूं, लेकिन बहुत से बिहार के लोगों से बात करके, खासकर जो राजद के वोटर हैं, उनमें तेज प्रताप के अंदर एक लालू का एक छवि दिखती है, एक कनेक्ट दिखता है। वो भाई देखिए, अब उसको जब, अब देखिए एक फैक्टर अगर उस पर बात की जाए, तेज प्रताप एक सीट जीत सकते हैं अपनी, उसके अलावा क्या फैक्टर है? एक ऑर्गेनाइजर के तौर पर शिवपाल यादव से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है ना। तेज प्रताप का कोई प्रभाव नहीं होगा बिहार चुनाव पे, कोई ऐसा होगा? एक सीट जीत जाएगा, हो सकता है एक आध और अपने किसी इस पर प्रभाव डाल दे। आपको क्या लगता है कि देखिए पार्टी का जो दौर होता है ना वो अलग होता है। अब ये अलग बात है कि परिवारवादी पार्टियां अलग अलग होती रहती हैं। अब चिराग ने अलग हुआ होकर बना लिया तो चिराग प्रभावशाली हो गए, लेकिन उसी बार उनके चाचा की सीटें संसद में देख लीजिए, संसद में तो सीटें रह गई, फिर एक हुए, फिर अलग होंगे, जो भी होंगे। तो परिवारवादी पार्टी में हो सकता है कोई कोई हो जाए, लेकिन तेज प्रताप का आप इतिहास देखेंगे ना, नोबडी टेक्स हिम सीरियसली।
लालू वॉज अ जोकर, बट लोग लालू को हमेशा जोकर के इसमें नहीं समझते थे। और लालू का एक ढंग था, एक पैटर्न था। तेज प्रताप को लोग नशेड़ी भी मानते हैं, तेज प्रताप की हरकतें भी आपत्तिजनक होती हैं। अब अभी ही वो जो कर रहे हैं, कल परसों फिर वो ऐश्वर्या जो उनकी, अब उसको क्या कहा जाए, जो उनकी मित्र है, पार्टनर है, कुछ और कहने पर तो यहाँ पर फेमिनाजी मेरे ऊपर सवार हो जाएंगे और तमाम लोग, मुकदमा वगैरह हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि क्या कहा जाएगा, वो उनकी पत्नी नहीं है और वो उनके यहाँ जाते हैं, 3 घंटा रहते हैं, चले आते हैं, जो भी छवियों का खेल है सर राजनीति। और तेज प्रताप इसी छवि के वजह से उनके बाप ने उनको निकाल दिया, उनके छोटे भाई ने उनको निकाल दिया, औरंगजेब ने उनको सत्ता से दरबदर कर दिया। अगर वो ये सब छिछोरापन नहीं करते तो ठीक था। आप वृंदावन जाओ यार, वहां अगर आप सोचिए, तेज प्रताप की बाकी हरकतें हटा दीजिए और वो वृंदावन में स्कूटर से घूम रहे हैं, वाह क्या सादगी है, क्या क्या देखिए, ये नेपो किड होकर भी कितना अच्छा है। लेकिन उनको वो नहीं करना था, तो उन्होंने कभी पटना में साइकिल लेकर दौड़ लगा दी, कभी वो बिना हेलमेट वेलमेट के बाइक चलाने लगे, फिर जाके कहीं गिर गए। इस सब तरह की हरकतें आपको राजनीति में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप बच्चे हैं, थे कभी 25-30 साल की उम्र, कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन अब आपको गंभीरता लानी होगी। इस चुनाव में तो कम से कम तेज प्रताप के पास, दूसरी बात, पैसा नहीं है उनके पास, संगठन नहीं है। मान लीजिए बहुत सीटों पर अगर वो प्रभाव डालना भी चाहें, संगठन कहां से खड़ा करेंगे? और चुनाव भाई साहब अब 2 महीने में है, 2 महीने में कोई संगठन खड़ा नहीं होता। प्रशांत किशोर 2 साल से घूम रहे हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। तेज प्रताप जी को भी तमाम लोग जो है वो मतलब एक तरह से भाई सपोर्ट में बीजेपी सपोर्ट करेगी यार, साफ साफ मैं बोल देता हूं, बीजेपी सपोर्ट तो क्या हो जाएगा? कहा तो एक सीट तेज प्रताप अपनी सीट निकाल लें, इसके अलावा कोई क्यों? तेज प्रताप इतना बड़ा फैक्टर क्यों होंगे? और बीजेपी उनको अभी तक घास नहीं डालती। अगर वो कोई फैक्टर होते तो भाई बीजेपी तो हर एक उस व्यक्ति को घास डालने को तैयार है जिससे तेजस्वी को हटाया जा सके। बिल्कुल, तेजस्वी ही तो एकमात्र ही है ना रोड़ा भाई। और जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, जिस तरह बातें हो रही हैं कि अब भाजपा अपना दे देगी, ये दे देगी, चचा नीतीश चा बीमार हो गए हैं, इस सब को पढ़ने की जरूरत है। तेज प्रताप कोई फैक्टर नहीं है। दूसरी बात, ये बात बहुत गंभीरता से सुनने की, समझने की जरूरत है कि प्रशांत किशोर 2 वर्ष से घूम रहे हैं, नगर नगर, गली गली, लेकिन जन सुराज का संगठन अभी तक आधे बिहार में भी नहीं खड़ा हो पाया। संगठन बनाना बहुत बड़ी चीज होती है सर, तो इसलिए तेज प्रताप क्या कर पाएंगे? 1-2 सीट, मैक्सिमम 2 सीट, उससे अधिक उनका कुछ नहीं है। जी। अच्छा, एक बात और कि नीतीश कुमार जो हैं वो एक समय के साथ ऐसा है कि एक लंबा पारी उन्होंने खेल ली। आगे क्या देख रहे हैं आप जदयू का, खासकर जदयू में क्या किस तरह की संभावनाएं बची हैं? और जदयू को लेके भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच जो एक खास तरह का जो गलबहियां दिख रही है, उसका भविष्य क्या लग रहा है? और क्या भाजपा इसमें बड़े प्लेयर के तौर पे उभरने की स्थिति में अगर आती है तो आफ्टर चुनाव क्या ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से चीजों को ओवर प्ले करेगी या थोड़ा सा आगे बढ़ के नीतीश कुमार से नेगोशिएशन वाली स्थिति में होगी? हालांकि ये बात की बात है, अभी तो चुनाव के पहले चीजें चल रही हैं। देखिए, आपके सवाल नहीं, ये बात की बात नहीं है, ये अभी की ही बात है। और असल में आपके सवाल में इतने लेयर्स हैं ना कि हम लोग 22 मिनट ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। जो भी 150 दर्शक देखने होंगे वो नहीं देखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो खैर, वो तो मैं मजाक में कह रहा था। लास्ट सवाल, इस पे लास्ट एक फाइनल, लेकिन इसमें 2-3 लेयर्स हैं आपके पूरे सवाल में। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई भी ये कह रहा है कि चुनाव के पहले उनको हटा दिया जाएगा या कुछ भी, बहुत बड़े मुगालते में है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है और वो जाति का नहीं है। सबसे मजे की बात है,
क्योंकि जाति का रहता भी तो उनको क्या फायदा हो जाता है, 2% 3% जाति की उनकी संख्या है। उनका एक वोट बैंक है महिलाओं का जी। और वो बहुत पावरफुल वोट बैंक है। इस बार फिर से उन्होंने, और अभी वो जिस तरह से दनादन नौकरियां बांट रहे हैं, अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है बिहार में, और उसमें बिजली, नौकरी। जी। फिर से वो 33% आरक्षण दे रहे हैं, और ये मतलब ये केवल बिहारी महिलाओं को मिलेगा। मतलब एक तरह से उन्होंने डोमिसाइल पॉलिसी भी लागू कर दी है। तो शराबबंदी का बाकी उन्होंने 25,000 करोड़ का एक अवैध एम्पायर खड़ा करवा दिया। दारू घर घर मिलती है, एकदम खुलेआम, मैं सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं, होम डिलीवरी होने लगे। दारू माफिया ने 25,000 करोड़, वो सारी बातें हैं। लेकिन वो महिलाएं जो पिटने से बची हैं, जो ये हुई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उन्होंने मानदेय बढ़ाया है। अभी कल उन्होंने घोषणा की है, आशा आंगनबाड़ी जो भी होता है, जीविका बहनों का बहुत काम किया है। तो ये एक वोट बैंक है। लेकिन नीतीश का जो स्वास्थ्य है उसको देखते हुए चुनाव के बाद इस पर भले ही कुछ विचार हो, उस समय के समीकरणों के आधार पर मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा। दूसरा, जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू का दो ही रास्ता है, या तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, 2-3 टुकड़े तो उसके होंगे ही, और या फिर उसका जेडीयू में विलय हो जाएगा, सॉरी बीजेपी में। एक टुकड़ा बीजेपी में चला जाएगा, एक टुकड़ा कहीं और जा सकता है, एक टुकड़ा कहीं और जा सकता है। जैसे कुशवाहा वाला टुकड़ा जो है वो हो सकता है कि राजद में चला जाए। संजय झा जी वाला जो टुकड़ा है वो हो सकता है कि बीजेपी में चला जाए। आखिर जड़ें तो उनकी वहीं से हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाकी कहीं कुछ और देख सकते हैं। तो दरअसल जेडीयू में एक सेंट्रल फिगर नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा है ही नहीं। ललन सिंह जैसे कद्दावर नेता की क्या दुर्गति हुई वो आपने देख ली। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बिल्कुल नीतीश कुमार की छाया हैं, और वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो कुछ करेंगे। हालांकि राजनीति है तो जेडीयू का यही होना है, लेकिन चुनाव तक ऐसा कुछ नहीं होगा। चुनाव तक सब लोग। प्रशांत किशोर का क्या होगा सर? प्रशांत किशोर इस बार वोट कटुआ रहेंगे, जीत वीत की वो कल्पना न करें। चुनाव के बाद फिर से वापस चले जाएंगे या बने रहेंगे? अब ये सब तो भाई बहुत भविष्यवाणी बहुत ये है, लेकिन हाँ उन्होंने जितना इन्वेस्ट कर दिया है उतना अगर रिटर्न नहीं मिला तो फिर दुखी तो होंगे ही, और उनको रिटर्न मिलेगा नहीं, ये बात वो भी जानते हैं। बिहार की राह बहुत रफ्तीली है। वो दावा करते हैं, कई सारे दावे लोग करते हैं कि मैंने 13 मुख्यमंत्री बना दिए। अब देखिए, मुंह है, यहाँ पर मैं बोल दूं कि मोदी जी रोज मुझे 8 बजे सुबह फोन करके बताते हैं कि आज क्या करेंगे। आप क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, या पूरे लोग जो सुन रहे हैं, कोई क्या बिगाड़ सकता है? एक लास्ट फाइनल कमेंट पप्पू यादव। फेसबुक और सोशल मीडिया से भाई सरकारें बनती बिगड़ती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। एक लास्ट कमेंट, पप्पू यादव, ओवैसी और कांग्रेस कहाँ है इस पूरे चुनाव में? कांग्रेस का देखिए झगड़ा हो सकता है आरजेडी के साथ, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। सारी जंग मुसलमान वोटों को लेकर है, इसलिए आरजेडी भाव नहीं देगी, कांग्रेस भाव चाहेगी। इसी चक्कर में एआईएमआईएम ने दिया था कि भाई हमारे साथ गठबंधन करो, साफ मना कर दिया गया, क्योंकि तेजस्वी अपने बरक्स किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं खड़ा करना चाहेगा जो उसको चुनौती दे सके, चाहे वो वैसी हो चाहे कोई भी। इसलिए इस बार महागठबंधन, जो ये लोग कहते हैं खुद को, हालांकि महागठबंधन काहे का है समझ में नहीं आता, दो पार्टियां तो हमेशा से रही हैं उसमें। महागठबंधन में सीटों को लेकर बहुत खींचतान होगी इस बार, क्योंकि उधर एक ऐसा उन्होंने अपना कहें अलायंस पार्टनर पहले से बनाया हुआ है, साहनी को, जो वीआईपी वाले हैं, जो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, और लगभग उनकी स्थिति मायावती वाली है। वो कब किस पार्टी के साथ चले जाएंगे, कब कितना, और उसके बाद उनको टिकट बेचने के भी आरोप हैं उन पर
कितना सही कितना गलत मैं नहीं जानता, लेकिन ये सारी बातें हैं। तो देखिए बिहार का चुनाव होगा, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मुद्दा विहीन होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिहार चुनाव जैसे से करीब आएंगे बहुत से रंग दिखाई पड़ेंगे। आपने हमें ज्वाइन किया व्यालोक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।